लेट्स मूव ऑन टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी तक हमने पोटेंशियल क्या होता है देखा है। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच यू स्टडी नाउ। तो मान लीजिए एक रीजन है जहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग पोटेंशियल है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल 2 वोल्ट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जहां पे V कांस्टेंट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो ये जो सारे 2 वोल्ट वाले हैं उनको मैं एक सरफेस से जोड़ दूं, वहां पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल अगर 2 ही वोल्ट है तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। सिमिलरली जो 5 वोल्ट सारे 5 वोल्ट वाले वोल्टेज सारे को जोड़ लूं मैं, वो अगर एक ही सरफेस पे लाई करते हैं तो वो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। सो बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है विच इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स जो सिमिलर पोटेंशियल होल्ड करते हैं। सिमिलर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दो, जो भी शेप या सरफेस बनता है उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बुलाते हैं। तो लेट्स टेक अ रीजन जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एक चार्ज Q है एंड दैट नीड्स टू बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस डेल्टा आर है। तो वी नो दैट dv इज माइनस ई डॉट डी आर। ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि डेल्टा वी माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है। तो ई डॉट डी आर को मैं एक्सपैंड करूं तो वो होगा ई डी आर कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो dv बाई डी आर हो गया माइनस ई कॉस थीटा। सो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं इसे हम, वो होता है माइनस ई कॉस थीटा। तो थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो dv बाई डी आर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि cos थीटा जीरो होता है। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। dv बाई डी आर अगर कांस्टेंट हो गया वो तभी हो सकता है अगर v कांस्टेंट है। इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स जहां पे dv बाई डी आर जीरो है, दैट वुड बेसिकली इंप्लाई v इज कांस्टेंट, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे सारे पॉइंट्स लूं विच बेसिकली मेक अ 90 डिग्री एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करूं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही मुझे देंगे। तो यहाँ पे मैंने दो ऐसे सरफेस बनाए हैं। V1 पहले का पोटेंशियल होगा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, V2 दूसरे का होगा एंड V2 विल बी लेस देन V1। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा और V2 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में V2 विल बी लेस देन V1। तो अगर मैं कंडक्टर लूं, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के इनसाइड E की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब क्या है? V कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। तो कंडक्टर के अंदर आप किसी भी शेप का सरफेस बनाओ वो इक्विपोटेंशियल ही होने वाला है। सो दिस एक्सप्लॉइट्स द फैक्ट दैट कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सो लेट्स डू अ स्मॉल कॉन्सेप्ट टेस्ट। एक चार्ज पार्टिकल जिसकी चार्ज 1.4 मिली कूलम है, वो 0.4 मीटर मूव करती है अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही 0.4 मीटर मूव करती है। तो हमको वर्क डन बाय द फील्ड ड्यूरिंग दिस मोशन निकालना है। हम जानते हैं वर्क डन बाय द फील्ड वुड बी माइनस क्यू डेल्टा वी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन ही होता है कि डेल्टा वी जीरो है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन जीरो है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम जिसमें कैलकुलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग मूव करते हैं, इसका मतलब वर्क डन हमेशा जीरो होने वाला है। सो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन दैट वी हैव डन सो फार। हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसका एक्सप्रेशन देखा टू चार्ज सिस्टम के लिए। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है और रिलेशन वर्क के साथ क्या होता है। वन थिंग टू रिमेंबर इज पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटीज होती है। देन वी सॉ किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डाइपोल का पोटेंशियल देखा एंड फाइनली वी सॉ द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। So let us begin with the first part of this lesson. और इस पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों टर्म्स को समझेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट न्यू टू अस। हमने पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स में भी पढ़ा है और उसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम और रिकॉल करते हैं। सो लेट्स से एक बॉल है जिसका मास m है विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड।
इस बॉल को अगर मुझे ऊपर उठाना है तो आई हैव टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स F, और ये फोर्स लगाऊं अगर, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा एंड लेट्स से उसकी हाइट h बन जाती है आफ्टर सम टाइम। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू mgh। ये mgh आया कैसे? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स F mg के बराबर होगा, बिकॉज अगर मुझे mg वेट की चीज को उठाना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में mg फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट तो h है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए द वर्क डन इज mg डॉट h इज mg इंटू h इंटू cos 0 विच इज mgh। अब ये जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं mgh वर्क करूं, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय u is equal to mgh. So I hope it is clear to you that work done ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सटेंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 which is a positive charge and Q2 which is a positive charge। इन दोनों को मैं एक स्ट्रिंग से टाई करता हूं। Let's say the distance between both Q1 and Q2 is R, which means that the length of the string is also R. अब होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है अगर दो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसका मतलब ये है कि बोथ दीज पॉजिटिव चार्जेस विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि उनके बीच में एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्योंकि स्ट्रिंग बीच में दोनों को बांध रहा है, इसका मतलब यह है कि इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से उस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा। नाउ व्हाट वील डू इज वी विल कट द स्ट्रिंग। अब टेंशन वाली स्ट्रिंग को कट करने से क्या होगा? सो व्हेन वी कट इट फ्रॉम द मिडिल, ऑब्वियसली द चार्जेस रिपल्सिव फोर्स फिर भी एक्सपीरियंस करेंगे एंड दे विल ट्राई मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और वो इंफिनिटी तक दूर जाते रहेंगे, क्योंकि नो मैटर हाउ मच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, उनमें हमेशा रिपल्सिव फोर्स होगा। अब जब दोनों चार्ज इंफिनिटी पे पहुंच गए, उनको अगर मुझे वापस लाना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि नेचुरली तो दे विल नॉट कम टुगेदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर मैं फोर्स लाऊं तो वो पास आ जाएंगे, एंड लेट्स से आई हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर एट अ डिस्टेंस r। द की थिंग टू रिमेंबर इज, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको साथ में लाने में, पास लाने में एट अ डिस्टेंस r, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, और उसके बाद ही हम उसको स्ट्रिंग से बांध के रोक सकते हैं, अदरवाइज दे विल कंटिन्यू बीइंग रिपेल्ड एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो वर्क डन है टू ब्रिंग बोथ द चार्जेस टुगेदर इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिक्स के केस में हम जब वर्क करते हैं उसको उठाने के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेस खुद से दूर जा रहे थे एक दूसरे से, उनको पास लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो विद दैट बैकग्राउंड इन माइंड, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू नो व्हाट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्वड है। सो लेट्स टेक अ चार्ज प्लस Q1, पॉजिटिव चार्ज Q1 विच इज एट पॉइंट O, और इससे R1 डिस्टेंस दूर पे हम एक और पॉजिटिव चार्ज Q2 लेते हैं, राइट? अब क्लियरली क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स Fe जो Q2 को Q1 से दूर ले जाएगा, बिकॉज like charges repel each other। तो अगर मुझे Q2 को Q1 के पास लाना है, क्योंकि नेचुरली तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट Q2 कम्स क्लोजर टू Q1। तो ये फोर्स मैंने जब लगाया तो इट विल कम क्लोजर टू Q1। लेट्स से मैं R1 डिस्टेंस से उसे R2 डिस्टेंस तक ले आता हूं। अब R1 से लेकर R2 में जो वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल, उसको डिफाइन करते हैं एज इंटेग्रल F एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। ये हमने मैकेनिक्स में वर्क डन का डेफिनेशन देखा था। वर्क डन होता है इंटेग्रल F डॉट dr फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब F एक्सटर्नल हैज टू बी माइनस ऑफ Fe, क्योंकि अगर Fe से रिपेल हो रहा है, उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है, मुझे ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि W एक्सटर्नल इज इंटेग्रल R1 टू R2। अब F
एक्सटर्नल इज माइनस Fe, और Fe तो कूलम्स लॉ से हम जानते हैं इज नथिंग बट Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square. इसका मतलब W एक्सटर्नल इज नथिंग बट इंटीग्रल R1 to R2 माइनस Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square dr. अब इसमें Q1 Q2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट्स हैं, 4 पाई भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. तो बेसिकली यू हैव टू इंटीग्रेट माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, और उसका इंटीग्रल होता है 1 बाय आर, और लिमिट्स लगाने पे द वैल्यू ऑफ W एक्सटर्नल बिकम्स Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1. सो इसका मतलब ये है कि R1 से R2, अगर मुझे R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस तक एक चार्ज को मूव करना है, इसमें वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है. अब ये वर्क डन हम क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं? ताकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें. तो हमने अभी अभी देखा था कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेस Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1. अब थोड़ी देर पहले लेसन की शुरुआत में हमने देखा था कि वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जो भी हम वर्क डन करते हैं वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है. अब सो लेट्स टेक अ स्टेट ऑफ चार्जेस. इनिशियली वो इंफिनिटी पे था और फाइनली वो R पे आ गया. अब इसका मतलब क्या है? R1 इंफिनिटी है और R2 इज इक्वल टू R, जो फाइनल पोजीशन है. अब इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं. ऐसा क्यों? इफ यू रिमेंबर, इवन इन मैकेनिक्स हम ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो मानते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, नॉट इन द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी. तो रेफरेंस फ्रेम के लिए किसी एक चीज को हम जीरो मान सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम हमेशा इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो मानेंगे. तो इस केस में what happens is W external then becomes U of R minus U of infinity, और U of infinity तो जीरो है. इसका मतलब W of external is equal to U of R, और उसको हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें as R2 equals R and R1 is infinity. The value of potential at any point becomes, potential energy at any point becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. तो यही जो वर्क डन है that is stored as the potential energy. इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में अगर लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो U विल बी पॉजिटिव. और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो U विल बी नेगेटिव. नेगेटिव U का मतलब ये है कि हमको वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद पास में आ जाएंगे, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि लाइक चार्जेस वैसे भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो यू डोंट रियली नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट देम टुगेदर. प्लीज रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी SI यूनिट जूल होती है. नाउ लेट्स टेक अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. टू चार्ज सिस्टम के लिए तो हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. We saw that if there are two charges Q1 and Q2 separated by a distance R12, the potential energy of this two charge system is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12. अब मैं अगर एक तीसरा चार्ज ले आ जाऊं जो इन दोनों चार्जेस से R23 एंड R13 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो व्हाट डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम बिकम? So because potential energy is a scalar quantity, right? Because energy, work सारे scalar quantities हैं, तो potential energy को individually add किया जा सकता है. Scalars can be added and hence the total potential energy U is U12 plus U13 plus U23. U12 क्या होगा? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R12. U13 क्या होगा? Q1 और Q3 को भी वैसे ही ट्रीट करना जैसे Q1 और Q2 को ट्रीट किया था हमने. तो U13 हो जाएगा Q1 Q3 by 4 pi epsilon naught R13 and U23 would be Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R23. Hence, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे? पेयर्स लेंगे और हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे टू चार्ज सिस्टम के फॉर्मूले से, और सारे ऐसे पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी हम ऐड कर देंगे बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर फोर चार्ज सिस्टम हो जाए, अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग. अब और थोड़े पेयर्स बन जाएंगे, इस केस में 6 पेयर्स बनेंगे, एंड हेंस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी will be the sum of the individual potential energy of each of these sets of pairs. और वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बड़ा दिखेगा. Again, you can do this because potential energy is a scalar quantity. So now let's solve a problem based on this concept. So very simple problem. यहाँ पे आपको दो पॉजिटिव चार्जेस दिए गए हैं
3 इंटू 10⁻⁸ कूलम एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर्स दूर हैं। तो इस टू चार्ज सिस्टम का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। यू दो चार्ज के सिस्टम के लिए होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू दी गई है आपको, Q2 की वैल्यू भी दी गई है और R 15 सेंटीमीटर्स है। बस एक चीज ध्यान देने लायक है कि इसको सेंटीमीटर्स को आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको SI यूनिट्स में आंसर मिलेगा। सो R बिकम्स 0.15 मीटर्स और 1/4πε0 यू नो इज 9 इंटू 10⁹ SI यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको मिल जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। इस बार आपको चार चार्ज दिए गए। Q1 इज 1 मिलीकूलम, Q2 इज 2 मिलीकूलम, Q3 इज -3 मिलीकूलम, Q4 इज 4 मिलीकूलम। इन चारों चार्जेस को एक स्क्वायर के वर्टिसेस में रखा गया है एंड स्क्वायर का साइड 1 मीटर है। तो आपको इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सो ये चार चार्जेस हैं, स्क्वायर का डिपिक्शन किया गया है यहाँ पे और सारे चार्जेस की वैल्यू लिस्ट की गई है। प्लीज रिमेंबर दैट मैंने Q1 Q2 जो मिलीकूलम में लिखा है उसको मैंने कूलम्स में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग द चार्ज बाय 10⁻⁻3। सो ऑल द डिस्टेंसेस मैंने लेबल कर दिए हैं, R12, R23, R34, R14। ये क्योंकि स्क्वायर के साइड्स हैं ये सारे R के बराबर हैं विच इज इक्वल टू 1 मीटर। जो डायगनल्स हैं, स्क्वायर का डायगनल होता है √2 टाइम्स द साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम, √1² + 1²। तो ये √2 मीटर के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मुझे निकालना है तो जो साइड्स वाले पेयर्स हैं विच इज R12, R23, R34, R14, उनका डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो उसका एक पार्ट पोटेंशियल एनर्जी होगा द फर्स्ट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन 1/4πε0 R Q1 Q2 Q1 Q3 Q3 Q4 + Q4 Q1। और जो डायगनल्स वाले हैं उनका डिस्टेंस अलग है तो अलग एक्सप्रेशन बनेगा क्योंकि उसमें R की वैल्यू चेंज हो गई है। सो दैट हैज बिकम 1/4πε0 √2R Q1 Q3 + Q2 Q4। अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, वी नो ऑल द वैल्यूज, वी गेट द वैल्यू ऑफ U as 7-7.62 into 10⁻⁷ joules. So the key thing to remember here is यहाँ पे एक negative charge है, so please don't forget the sign. So let us now move on to the next part of this lesson, which talks about potential energy in an external field. तो अब तक हमने पिछले लेसन में ये देखा था कि किसी एक चार्ज की वजह से what is the potential setup in the space. अब हम ये देखने वाले हैं अगर स्पेस में एग्जिस्टिंग फील्ड है तो उस फील्ड की वजह से इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है। अब ये एनालिसिस इस लेसन में हम 2-3 चीजों का करेंगे। सबसे पहले सिंगल चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ती है एक्सटर्नल फील्ड का, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी। देन वी विल सी दो चार्ज सिस्टम पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। देन फाइनली हम ये देखेंगे कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और हम इस लेसन को एंड करेंगे बाय स्टडीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और ये हम शुरू करेंगे बाय स्टडीइंग अ सिंगल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स से किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। इस रीजन में एक पॉइंट P सिचुएटेड है जिसकी पोजीशन वेक्टर R है। अब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। वी नो दैट अगर हम फील्ड की वैल्यू जानते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं एज -∫E.dr। तो उस फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंशियल वेक्टर से और उसको इंटीग्रेट करो तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाती है। तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई किसी भी पॉइंट P पे। अब हम इस पॉइंट P पर इंफिनिटी से एक चार्ज अगर लेके आते हैं, we know that the work that needs to be done by definition is Q into potential, which is Q into V of R. And we also know that potential energy is nothing but the work done, right? So potential energy of Q at R in an external field is equal to Q into V of R. इसका मतलब ये है किसी भी सिंगल चार्ज को हम एक
इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज ड्यू टू दैट फील्ड क्या होता है, उस चार्ज को मल्टीप्लाई करो उस पॉइंट के पोटेंशियल से, और वो पॉइंट का पोटेंशियल निकलता है बाय माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अब हम सेम एनालिसिस टू चार्ज सिस्टम के लिए करते हैं। तो हम फिर से एक रीजन लेते हैं जहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रेजेंट है। सबसे पहले यहां पे एक चार्ज लेके आते हैं Q1, इंफिनिटी से वी गेट दिस टू अ पॉइंट P, और हम मान के चलेंगे कि P का पोजीशन वेक्टर R1 है। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि इस पॉइंट P पर Q1 को लेके आने के लिए द वर्क डन W1 इज नथिंग बट Q1 इंटू V ऑफ R1। दो चार्ज Q की वैल्यू है Q1, उसको मल्टीप्लाई करो P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है V ऑफ R1, और V ऑफ R1 निकलता कैसे है, माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें R1 वेक्टर के लिए निकालनी है। सो इससे हमें पहला वर्क मिल गया पहले चार्ज को लेके आने के लिए। अब पहला चार्ज इस फील्ड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस पहले चार्ज को रखने के बाद हम दूसरे चार्ज को ले आते हैं एक दूसरे पॉइंट S पर, एंड लेट्स अज्यूम S की ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और S और P के बीच में जो SP वेक्टर है वो R12 के बराबर है। अब इसका मतलब यह है कि मुझे जो चार्ज Q2 को फील्ड में लेके आने के लिए सबसे पहले तो एक्सटर्नल फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, E के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, बट मुझे एक और वर्क करना पड़ेगा Q1 के खिलाफ, क्योंकि अब ना सिर्फ फील्ड प्रेजेंट है, Q1 का एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, Q1 का भी एक फील्ड प्रेजेंट है, तो मुझे इन दोनों को ओवरकम करने के बाद ही मैं Q2 को S पॉइंट पे लेके आ सकता हूं। अब वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड ये बहुत सिंपल है, ये हमने सिंगल चार्ज के लिए जो निकाला दैट इज नथिंग बट Q2 into V of R2, बट वी ऑल्सो हैव टू कंप्यूट वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमने देखी प्रीवियस लेसन में, देखा था हमने कि इट इज नथिंग बट 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R12। ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो है Q1/4πε0 R12, और उस पोटेंशियल को मैं Q2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से जो फील्ड है उसके लिए क्या वर्क करना पड़ रहा है Q2 को, वो मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो आई विल गेट द नेट वर्क डन जो Q2 को S को लाने में लगता है। सो W1 is Q1 into V of R1, W2 is Q2 into V of R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R12। तो इसका मतलब यह है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों वर्क का सम ही होगा। सो इट इज नथिंग बट Q1 into V of R1 जो वर्क डन टू गेट Q1 होता है, एंड Q2 into V of R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 by R12, and these last two terms are the work done against the external field plus work done against the field due to Q1. तो इस सवाल में आपको एक टू चार्ज सिस्टम दिया गया है, वन चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 7 माइक्रोकूलम एंड द सेकेंड चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -2 माइक्रोकूलम। इन दोनों की पोजीशन दी गई है एज -9,0,0 एंड 9,0,0, where 9 centimeters and -9 centimeters are their positions. इनको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है E, जिसका वेरिएशन विद द रेडियस वेक्टर इज गिवन एज E equals A into 1/r², और A की वैल्यू आपको दी गई है। हमको इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। हम जानते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू -∞ to R E डॉट डी आर। ये पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन होता है, और हमको क्वेश्चन में क्योंकि फील्ड दिया गया है सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें E एज A/r², तो हमको मिलता है पोटेंशियल इज इक्वल टू -∞ to R A/r² dr, और ये होता है A/r के बराबर। So now if you draw a diagram of the situation, Q1 equals 7 microcoulomb, Q2 equals -2 microcoulomb. तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने पढ़ा है इज इक्वल टू Q1 into V of R1 plus Q2 into V of R2 plus 1/4πε0 Q1 Q2 by R12.
सो Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पहला टर्म है, दूसरा टर्म Q2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और तीसरा टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ Q2 ड्यू टू Q1 है. सो नाउ वी नो ऑल टर्म्स, और हम अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, Q1 की वैल्यू V ऑफ R1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू V ऑफ R2 की वैल्यू, एंड Q3 की वैल्यू और V ऑफ R3 की वैल्यू, Q1 Q2 by R12 की वैल्यू, then we can find the answer of the potential energy or the electrostatic energy of the configuration. So if you go ahead and substitute this, the electrostatic energy turns out to be 70 plus minus 20 plus minus 0.7 joules, which is nothing but 49.3 joules.